बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सारे दिनों के बाद दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, सिलसिले को शुरू कर रहे हैं इसको। मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से कुछ बेसिक चीज़ों को, बेसिक जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करें। तो एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अब मैंने ना यूट्यूब पे एक चैनल भी बना लिया था और अपनी जो वीडियोज़ है ना ये सारी उस पर ऐड कर दी थी। तो अगर आप जो लोग उधर से पुराने लेक्चर्स को सुनना चाहें, जो जो डिस्कशन होती रही है उसको देखना चाहें, तो आप लोग उसको भी वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो एक पिक्चर में एक मैंने प्रेजेंटेशन सी एक बनाई है, रफ सी, और उस पर मैं बोलता जाता हूँ, वो मैं शेयर कर देता हूँ ताकि सब लोग वो देख लें। ये जो है प्रेजेंटेशन जो है ये कोई इतनी कमाल की चीज़ नहीं होगी, ना इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक से ज़्यादा कुछ नॉलेज होगा, ना इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ होगी। बस ये वो आम रोज़मर्रा की हमारी डिस्कशन है जो हम इमरजेंसी में डीएचपी हॉस्पिटल मियाँ वाली में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जब पेशेंट आते होते हैं तो हम उनको देखते हैं, तो हम उनको मैनेज करते हैं। तो चेस्ट पेन के बारे में बताता जाऊँ, सबसे पहले तो ये है कि चेस्ट पेन वो एक चंद सिम्टम्स में से है जो पेशेंट को हमारे पास ले आता है, और उसकी वजह यह है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर होती है चीज़। उसके लिए एक ड्राउनी सी एक चीज़ होती है, तकलीफ दह चीज़ होती है, उसको उसकी वजह से खौफ महसूस होता है। लोगों ने सुना होता है सीने के दर्द की वजह से हार्ट अटैक होते हैं, और इस वजह से वो जो स्ट्रेस लेते हैं, फियर लेते हैं, तो ये वो चेस्ट पेन वो वाहिद चीज़ है जो उनको अस्पताल में ले आती है भगा के, दिन हो या रात हो किसी भी वक्त में। और इसकी एक वजह ये भी है कि वो उनकी रूटीन की लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे स्वेलिंग है या फीवर है या नोजिया वगैरह, इस तरह के सिम्टम जो है ना, इनके साथ पेशेंट जो है वो गुजारा कर लेते हैं। वो कितने दिनों तक होता रहेगा दर्द, बाजू का दर्द, हाथ में दर्द, लेकिन कोई स्वेलिंग है, कोई मैस है, बुखार है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, पेट खराब है, मोशन है, डायरिया है, जिस तरह की कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन वो इसको वो बॉदर नहीं करेंगे। लेकिन जब सीने में दर्द होगा तो वो अक्सर जो है लोग वो उससे डर जाते हैं और हॉस्पिटल में भागे चले आते हैं। तो इसमें एक चीज़ जो सबसे पहले तो हम इसकी काजेज डिस्कस कर लें। ये मैंने एक किसी बुक से उठाई है और एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी है, कुछ थोड़ा सा एडिट करने के बाद। तो बहुत सारी काजेज हैं। सबसे पहले तो मसल स्ट्रेन है, हार्ट के जो चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आते हैं, अक्सर पेशेंट को मस्कुलर पेन होती है, जो उनकी रिब केज में, पसलियों में, सीने में दर्द होती है। उसके बाद फिर इंजर्ड रिब्स हो सकती है। रोड साइड एक्सीडेंट के साथ आपके पास लोग आएंगे, चेस्टमैन की कंप्लेंट्स के साथ आएंगे, गिरेंगे, चोट लगेगी, कुछ ट्रामा होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी। फिर इसके बाद पेप्टिक अल्सर तीसरे नंबर पे। अल्सर अल्सर के साथ जो जीआईटी के इश्यूज हैं उसके साथ पेशेंट आएंगे, और उसके साथ वो सीने पे दर्द, बहुत घबराहट, और जो रेट्रोस्टर्नल बर्निंग है, जलन है, उसके साथ वो आपके पास आएंगे। हमारे इमरजेंसी में गार्ड के पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद, अर्ली नाइट के अंदर वो आ जाते हैं, रात को खाना खाया हैवी, और फिर उसके बाद जब वो सोते हैं, लेटते हैं, तो वो इसके ऊपर उनको गार्ड की फीलिंग होती है, जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के सिम्टम्स हैं। जैसे जो खाया पिया है वो स्टमक से ऊपर वापस गले में आ रहा है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा खाना खा के जब वो लेटते हैं, तो और जो जो ग्रेविटी से भी सब चीज़ें ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और उसमें बहुत अरसे की खैर वो बीमारी होती है। उसके अंदर उनका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसकी जो वर्किंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती, और वो स्टमक के कंटेंट्स को ऊपर आने से नहीं रोक सकता, उसकी वजह से ये मसला होता है। फिर अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं नंबर 5 पे। अस्थमा जो है, आपको पता है बीमारी के बारे में, इन्फ्लेमेशन है एयरवेज की, उसमें शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, कफ होगा, वीज होगी। पेशेंट जो होंगे वो खांसी और रेशे और सांस की नालियों की तंगी के साथ, सांस ना ले सकने की प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं। फिर इससे अगली कॉम्प्लिकेशन के साथ कोलैप्स लंग के साथ पेशेंट आ सकता है, कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है रिब्स की और कार्टिलेजेस वगैरह की इन्फ्लेमेशन के साथ। फिर है एसोफेजियल कंट्रैक्शन डिसऑर्डर्स हैं, स्पाज्म हो सकते हैं, कंट्रैक्शन हो सकते हैं, ये भी जीआईटी का इशू है। एसोफेजियल हाइपर सेंसिटिविटी है। उसके बाद एसोफेजियल रप्चर्स हैं। उसके बाद हाइएटल हर्निया के कुछ पेशेंट्स, ये भी जीआईटी के रिलेटेड। फिर हार्ट की एक रिलेटेड बीमारी है हुक्म, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जिसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें होता है थिकनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स, जो मायोकार्डियम है उसकी
हाइपरट्रॉफी सी हो गई। इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट प्रॉपरली, द हार्ट के अंदर से ब्लड के बाहर निकलने को ये रोक देता है, और इसके अंदर हार्ट की पंपिंग जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर पेशेंट जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के बाद फेंटिंग की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, जिन्हें काम किया, जोर लगाया, भागे, खेलते हुए बच्चों को हो जाता है, यंग एडल्ट्स को हो जाता है, और वो हमारे पास आ जाते हैं। फिर ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ा फैक्टर। आपके पास आते हैं पेशेंट, इमरजेंसी में एक्सरे कराते हैं, तो उनके अंदर एक्सरे के ऊपर लंग्स की पैथोलॉजी में से एक ट्यूबरकुलोसिस है वो भी डायग्नोज हो जाती है। फिर माइट्रल वेल प्रोलैप्स, यंग फीमेल्स अक्सर आते हैं हमारे पास पेशेंट्स जिनमें वेलवुलर हार्ट डिजीज़ होती है, इसी तरह वेल्व की प्रोलैप्स के साथ भी पेशेंट आ जाते हैं जिसमें चेस्ट पेन हो सकती है। फिर है पैनिक अटैक्स, सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास देखा जाता है, हमारे में वाली में खैर से मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं, दोनों तरफ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस जो है उसकी इन्फ्लेमेशन है पेरिकार्डियम की, उसके साथ भी पेन होती है, शार्प चेस्ट पेन होती है, जो कि इनटेक ऑफ ब्रेथ और लाइंग डाउन मूव करने के साथ उसकी पेन की सिविरिटी में चेंज आती रहती है। फिर प्लूरेसी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर नमूनिया, लंग इन्फेक्शन हैं, उसके साथ भी पेशेंट्स आते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, सबको पता है। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जब भी कहीं से किसी जगह से आर्टरी से वेन से क्लॉट निकल के बॉडी के नीचे से पेरिफेरी से कहीं से चला जाए लंग्स के अंदर, तो जाके उसको बंद कर दे तो एम्बोलिज्म हो सकता है, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। मायोकार्डाइटिस है, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन के पास, अगरचे हमारे पास कम आते हैं डायरेक्टली, लेकिन कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल में कहीं पे भी आप जाके देखें, ओपीडी में या इमरजेंसी में, तो वहाँ पर आपको एक ही सिटिंग में बहुत सारे पेशेंट मिल जाते हैं। फिर है एंजाइना, जिसके साथ हमारा वास्ता पड़ता है, जिसके साथ हम ज़्यादा पेशेंट्स देखते हैं, जिसके साथ हम ज़्यादा कंसर्न हैं इसको समझने के लिए। तो जब भी किसी पेशेंट की हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ के अंदर कहीं ब्लॉकेज होगी, जो उसकी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी, तो उसको पेन होगा सीने में, और वो सीने में पेन और दूसरे जो जितने भी सिम्टम हैं सब मिला के हम उसको एंजाइना की कैटेगरी में लाते हैं। फिर एओर्टिक डाइसेक्शन, एओर्टिक डाइसेक्शन एक इमरजेंसी है, जब एओर्टा की इंटीरियर जो अंदर की लाइनिंग है उसके अंदर रप्चर हो जाए उसकी दीवार के अंदर, और एक्स्ट्रा ल्यूमेन बन जाए, फॉल्स ल्यूमेन बन जाए, तो ब्लड की जो मूवमेंट है, ब्लड का जो पैसेज है, ब्लड का जो गुजरने का रास्ता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है पेशेंट के लिए। इसकी मेडिकल और सर्जिकल दोनों हेल्प चाहिए इस पेशेंट को, तो वो पेशेंट भी चेस्ट पेन के साथ आ जाते हैं। फिर पेंक्रियाटाइटिस है, पेन इन द लोअर चेस्ट, पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन के साथ। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इसके कुछ केसेस आते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं, वो है हार्ट अटैक जो हार्ट के रिलेटेड एंजाइना है, उसकी वजह से इस्कीमिया हुआ, हार्ट की नालियों की, दिल की नालियों की, कॉर्नरीज की ब्लड सप्लाई कम हुई और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें मैंने जो ये तो पिक्चर एक शेयर की, मुझे इंटरनेट से मिली है, इसमें ये ब्लू में मेल्स दिखाए गए हैं और पिंक में फीमेल्स। तो ब्लू में उसने दिखाया डिस्कम्फर्ट और टिंगलिंग इन आर्म्स, बैक, नेक, शोल्डर और जा, और चेस्ट पेन, सीने पे हाथ रखा है, और या शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं आता। फीमेल्स में वर्टाइगो होगा, डिजीनेस हो सकती है, हार्ट पन लाइक फीलिंग हो सकती हैं, कोल्ड स्वेट्स हो सकते हैं, स्वेट्स दोनों में होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट साइन है। मौसम के मुनासबत से, मौसम की शिद्दत के बगैर भी अगर पेशेंट आपको बताए कि मुझे सीने में दर्द है, बोझ है और साथ में पसीने आ रहे हैं, उसको हमने देखना है। और इसके अलावा अनयूजुअल टायर्डनेस, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा कोई थकावट की कंप्लेंट करेगा जो आपको बताएगा, और नोजिया वॉमिटिंग तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इस पेशेंट की कंप्लीशन के साथ। इस कंडीशन में अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम सबको इन साइंस को देखना होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं थोड़े से बेसिक पॉइंट्स के ऊपर, पेन और उसके जो फीचर्स हम हिस्ट्री पे पूछते हैं। इसकी एक लंबी सी डिस्कशन है, मैंने एक पेज पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं शेयर करता जाऊंगा, आप सुनते जाएं काइंडली। अगर आप आसानी महसूस करें तो इसको अपने पेपर पे लिख लें और इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि जब हम पेशेंट से बीमारी के बारे में पूछते हैं तो जो हमारी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री के ऊपर हमारा 70 to 80% डायग्नोसिस जो है वो बेस करता है। और अच्छे क्लिनिशियन की निशानी है कि वो हिस्ट्री पर ही अपनी डायग्नोसिस को एक नैरो कर लेता है, एक लाइन में आ जाता है कि हम, हमारे एक सर वो कहते होते हैं कि अगर आप डायग्नोसिस के ऊपर फोकस करते हो तो आप डायग्नोसिस में डिजीज़ को ना फोकस करो, आप अपने डायग्नोसिस में पहले सिस्टम को फोकस करो कि आप पेशेंट के कौन से सिस्टम में डिजीज़ प्रोसेस चल रहा है।
जीआईटी में चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल है, न्यूरो सीएनएस का है। जब आप उसके उस सिस्टम तक पहुंच जाते हो तो फिर उसके बाद आप आसानी हो जाती है आपको डायग्नोसिस फाइनल करने में। तो हम जब पेन की हिस्ट्री लेते हैं तो हम पेशेंट से आमतौर पर पूछते हैं कि जी पेन कब से है, दर्द किस वक्त से है, कब से है। एक बात मैं और बताता जाऊं कि हमारे पेशेंट्स को अल्लाह ताला ने बहुत अक्ल दी है, समझ, लेकिन उसके बावजूद वो हमें हमारे जवाब सवाल जवाब के सिलसिले में कभी भी सीधी बात नहीं बताते। तो एक ही सवाल बार बार रिपीट करके बार बार पूछें पेशेंट से कि दर्द किस वक्त शुरू हुआ। शुरू का मतलब है कि ये है कि उसको पहले पेन नहीं थी और उसको अभी दर्द शुरू हुआ है रिसेंटली, जिसकी वजह से वो इमरजेंसी में आया। उस पे वो बताता है जी दर्द 10 दिनों से है। तो हमने उस पे ये देखना है कि क्या 10 दिनों से वो दर्द लगातार आ रहा था, या 10 दिन पहले भी था दरमियान में एपिसोड्स की सूरत में होता रहा है, या 10 दिन पहले भी था दरमियान में एक दफ़ा फिर सिवियरिटी की एक एपिसोड आई और अभी फिर एक सिवियरिटी की एपिसोड आई, और अभी वो पेशेंट बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है और दर्द नहीं हो रहा। ऐसा भी हो सकता है कि उसको पहले की तकलीफ हो और अभी वो आपके पास आया और उस वक्त बिल्कुल उसी लम्हे वो बिल्कुल पेन फ्री हो। तो ये सब चीज़ें आपने शुरू में पूछनी है। तो आपने उससे ये पूछना है कि जिस वक्त दर्द शुरू हुआ तो वो क्या कर रहा था। उसकी वजह से आप इस बात को समझ लेंगे कि उसकी एक्टिविटी के साथ उसका क्या रिलेशन। बहुत सारे पेशेंट स्कीमिक पेशेंट जो होते हैं, जब वो कोई काम कर रहे होते हैं, जब कोई हैवी काम कर रहे होते हैं, कोई वजन उठाने वाला, कोई बॉडी पे जिस्म पे बोझ देने वाला, स्ट्रेस देने वाला, कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकती है, कोई फिजिकल एक्सर्शन हो सकती है, उसके साथ उनको चेस्ट पेन घबराहट वगैरह शुरू हो जाती है। फिर आप उससे पूछें कि जी दर्द शुरू में ज़्यादा था। अगर वो कहता है 2 घंटे से दर्द हो रहा है तो आपने उससे पूछना है कि शुरू में ज़्यादा था या अब ज़्यादा है। अगर पहले ज़्यादा था तो अब ठीक हो गया, और अगर अब ठीक हो गया है तो किससे हुआ है, और अगर पहले कम था और बढ़ गया है तो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, फिर आपने उससे पूछना है कि शिद्दत कैसी रही, कम ज़्यादा हुई है, और अगर कम हुई है तो किस वजह से हुई है। यानी अगर उसमें का दर्द बढ़ गया तो उससे पूछ लें कि किस तरह से उसने कैसे बढ़ा, कितना कितनी शिद्दत था, पहले शुरू हुआ तो उस वक्त कितना था, कम था, थोड़ा था, और अब ज्यादा हो गया तो कितना ज्यादा हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, खाने के साथ उसका रिलेशन पूछ लेंगे, खाली पेट रहने से ज्यादा होता है या खाना खाने से दर्द ज्यादा होता है। अगर वो कहता है मुझे बहुत सारे दिनों से दर्द हो रहा है और बार बार मुझे ये एपिसोड हो रही हैं, बार बार मुझे एक ही जैसा दर्द फील हो रहा है, और आज भी उसने कहा कि मैं जी आ गया हूँ दिखाने, चेक कराने आ गया हूँ, तो आप उससे पूछें, क्योंकि वो जो गैस्ट्रिक पेन है, गैस्ट्रिक अल्सर के पेन है, वो खाने से बढ़ जाते हैं। जो ड्यूटेनल के हैं वो खाने से कम हो जाते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा उसका जीआईटी के मामले में जाएं और उसकी उसकी हिस्ट्री खाने के हिसाब से उससे पूछें कि कुछ खाने से क्या हो जाता है। अगर वो कहता है खाली पेट रहने से बढ़ जाता है पेट और कुछ खाने से कम हो जाता है, तो वो उसकी ड्यूटेनल अल्सर की तरफ जा रहा है वो। अच्छा, अगर उसने आपको बताया कि मैंने मुझे दर्द हो रहा था और मैंने कोई दवाई भी खाई है, तो उस दवाई का ज़रूर हिस्ट्री लें उससे कि आपके पेन के लिए, तकलीफ के लिए आपको, अगर वो कहता है मुझे 5 दिन से दर्द हो रहा है, तो आप उससे पूछें कि 5 दिन से भाई आपने कोई दवाई खाई है, किसी को चेक कराया, कोई इंजेक्शन लगवाया। खासूसी आप उससे खास तौर पर पूछें कि क्या कोई इस बार के नीचे गोली रखी। उससे एनजीसिड पूछ लें, उसकी जेब में होगी, उसके अटेंडेंट्स के पास होगी, वो आपको बताएगा कि ये मैं इतने दिन से रख रहा हूँ। मेरे पास इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट भी आए हैं जो 4-4 गोलियां एनजीसिड की भी रख के आ जाते हैं, और रात से दर्द हो रही होती है, मगरिब के वक्त से दर्द शुरू हुई, एक गोली रखी, आराम आ गया, बैठ गया, सुकून हो गया, शाह की नमाज पढ़ी, शाह के बाद नमाज के बाद खाना खाया, सोते वक्त फिर दर्द शुरू हो गया, फिर जबान कीजिए गोली रख ली, 2-3 घंटे गुजर गए, फिर रात को 1 बजे आँख खुली, फिर उठे, वॉशरूम गए, पेशाब करने, और फिर दर्द हो गया, फिर गोली रखी, फिर सो गए, फजर के वक्त फिर दर्द हो गया, फिर एनजीसीड रखी, नहीं आराम आया, अब वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तो ये 4-4 गोलियां रख के भी लोग आ जाते हैं। तो उनसे पूछना है कि दर्द अगर हुआ काम तो कैसे काम हुआ। अगर एग्जर्शन कर रहे थे, चल रहे थे, बैठने से आराम आ गया, अगर वो बताता है आपको कि हाँ जी मैं चल रहा था, मुझे दर्द हुआ, मैं बैठ गया तो आराम आ गया। एक बाबा जी मेरे पास आए, कहते हैं मस्जिद जाता हूँ, मस्जिद के साथ जो रास्ते में दीवार है उस पर जरा थोड़ी देर के लिए सांस ले लेता हूँ, हाथ रख के दीवार के साथ रुक जाता हूँ तो दर्द को आराम आ जाता है, फिर चलता हूँ तो थोड़ी देर के बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये आपने उनसे पूछना है कि क्या एक्टिविटी रोकने से, काम काम खत्म करने से आपको आराम मिलता है या नहीं, बैठने से आराम होता है या नहीं, लेटने से आराम होता है या नहीं। अच्छा, उससे ये भी पूछें, पहले जो एपिसोड हुई थी 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, उस दर्द की तकलीफ